हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं लोकेश कुमार भाटी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी लकी साइंस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का लेसन नंबर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला बिंदु आ रहा है इसमें, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, रूप, आकार और अवस्था में बदलाव होता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जिस प्रकार से अगर मान लीजिए हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, H2O, अर्थात हम बात कर रहे हैं जल की, और जल में भी अगर मैं इसके नीचे इसकी अवस्था प्रदर्शित करता हूं सॉलिड, यही आगे जल है, और इसकी अवस्था प्रदर्शित कर रहा हूं लिक्विड, सेम वही फॉर्मूला H2O, और इसकी अवस्था प्रदर्शित कर रहा हूं गैस। अर्थात इसके बाह्य स्वरूप में जो बदलाव आ रहा है वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। इसमें एक मेन चीज क्या है? मेन बात यह है कि इस परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। पहले वाला पदार्थ ही होता है जो आगे वही अपने स्वरूप को बदलता जाता है, अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती है, या उनमें आकार परिवर्तित होता रहता है, या उनका रंग रूप या फिर आकार परिवर्तित होता रहता है। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि का बदलाव होता हो, वह कहलाता है भौतिक परिवर्तन। अगला चलते हैं, दूसरा आता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे? ऐसे परिवर्तन जिनमें भौतिक परिवर्तन तो होता ही हो, साथ के साथ ही कौन से गुण बदले उसके? रासायनिक रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो। वह कौन सा परिवर्तन कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसी का एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। मान लीजिए कार्बन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाई जाती है, तो यहां पर कार्बन की प्रावस्था क्या है? सॉलिड। ऑक्सीजन क्या है? गैस। लेकिन दोनों के मिश्रण से कौन सी गैस बन रही है? CO2, और इसकी प्रावस्था क्या है? गैस। तो यहाँ पे देखिए, रंग, रूप, आकार के साथ साथ एक नया पदार्थ भी बना है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन के अंदर नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है? एक नया पदार्थ बनता है। और साथ के साथ ही रासायनिक परिवर्तन है वह स्थायी परिवर्तन भी होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन नहीं होते। अब बात चलते हैं आयन। आयन किसे कहते हैं? कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या बनाते हैं? आयन बनाते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। धनायन किसे कहते हैं? वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्यागता हो वह कहलाएगा धनायन, और वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो वह कहलाएगा ऋणायन। तो देखिए, एक बार एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम, परमाणु क्रमांक 11, प्रतीक Na। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास प्रदर्शित करते हैं तो इसकी जो प्रथम कक्षा आएगी, उस प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दूसरी कक्षा में 8। आगे बताऊंगा या यहीं पे बता देता हूं। कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने का जो फॉर्मूला होता है 2n² होता है। 2, 8 और आगे कितने बच गए? 1। अब यह क्या करेगा? अपने बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और यह क्या बन जाएगा? धनायन। सेम अगर हम ऋणायन की बात करते हैं तो चलो हम लेते हैं इसका एग्जांपल क्लोरीन। परमाणु क्रमांक 17 और इलेक्ट्रॉन भी कितने रहने वाले? 17। तो यहां पर इसकी प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। जबकि तीसरी कक्षा में और भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन अष्टक पूरा करना जरूरी है। तो यहां पर अगर हम बात करें
तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यह अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही ग्रहण करेगा तो ये केस में बदल जाएगा ऋण आयन में। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो त्याग रहा है वह तो कहलाएगा धन आयन, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है वह कहलाएगा ऋण आयन। आयन के बाद में आगे बात करते हैं हम रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्रों या संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करना। किसी भी अभिक्रिया में अणुसूत्र आ रहे हैं, परमाणु आ रहे हैं, उनको संकेतों के रूप में या सूत्रों के रूप में व्यक्त करने को क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। दूसरी परिभाषा देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के अणुसूत्रों परमाणुओं को प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना भी क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण के और भी अंदर कौन कौन से उत्पाद क्या है, अभिकारक क्या है, लेकिन अगर बात करें कि क्या रासायनिक समीकरण के अलावा और भी समीकरण होता है, तो दूसरा होता है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण अर्थात संकेतों या सूत्रों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना क्या कहलाता है, शब्द समीकरण। अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, अर्थात जिन पदार्थों में परिवर्तित होता है या परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें C+O2 और CO2, जस्ट अभी हमने रासायनिक परिवर्तन में पढ़ा था कि यहाँ पे सॉलिड अवस्था है, यहाँ पर गैसीय अवस्था है, यहाँ पर भी गैसीय अवस्था है। जिन पदार्थों में परिवर्तन, अर्थात परिवर्तन किन में हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन में, जिन पदार्थों में परिवर्तन होता है वह क्या कहलाते हैं, अभिकारक, या दूसरा नाम दे सकते हैं हम क्रिया कारक। अर्थात इनमें परिवर्तन होने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बन रहे हैं वह पदार्थ क्या कहलाएंगे, वह पदार्थ कहलाते हैं उत्पाद या फिर क्रियाफल। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक या अभिकारक क्रिया करके उत्पाद या क्रियाफल बनाते हैं। यह है संपूर्ण जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसके पश्चात आगे चलते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में तो देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, अभी जस्ट हमने इससे पहले रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण पढ़ा, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। अर्थात कोई भी अभिक्रिया हो जिसमें अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो चलो हम एक एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। जो एग्जाम्पल हम पहले से लेते आ रहे हैं वही एग्जाम्पल लेंगे, आगे जब हम समीकरण का संतुलन करेंगे तो उसमें अदर एग्जाम्पल ले लेंगे। तो बात करते हैं, मान लीजिए यहीं पर ले लेते हैं जो अभी जस्ट पहले लिया था, ऑक्सीजन है बराबर CO2 है। यहाँ पर बात करते हैं कार्बन, कार्बन का द्रव्यमान कितना रहने वाला है, कार्बन का द्रव्यमान है 12 प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन गैस के रूप में है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 32। यहाँ पर वही कार्बन का द्रव्यमान कितना था 12 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना रहने वाला है 32। अर्थात इधर अगर हम अभिकारकों की बात करें तो अभिकारकों का जो द्रव्यमान है वह टोटल कितना है 44। अगर उत्पादों के द्रव्यमान की बात करें तो उत्पादों का द्रव्यमान भी टोटल कितना हो रहा है 44। इसीलिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। आगे हम बात करते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार की। कक्षा 10 में 7 से 8 अभिक्रियाएं हैं जो इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अभिक्रिया है वह है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक या क्रियाकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करें, या फिर जैसे सिंपल रूप से अगर हम देखें तो A प्लस
बी मिलकर AB उत्पाद का निर्माण करे, वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो सही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाए, एकल उत्पाद, वह कहलाता है, वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बात करें Mg प्लस O2 बराबर क्या बनेगा? 2Mg। अब की बार इस एग्जाम में 2023-24 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि मैग्नीशियम के रबर का दहन है वो किस प्रकार से किया जाता है और कैसे होता है। तो एक मैग्नीशियम का जो रबर लेते हैं, पहले तो उसे अच्छी तरह से साफ करते हैं। क्यों साफ किया जाता है मैग्नीशियम के रबर को? क्योंकि वह वायु के संपर्क में रह सके। वायु के संपर्क में रह सके। जब इसका दहन किया जाता है तो एक श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। तो साथ ही संयोजन अभिक्रिया में हमने दो टॉपिक पढ़ लिए। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और मैग्नीशियम के रबर का जो दहन है वह किस प्रकार से होता है और कौन से पदार्थ प्राप्त किया जाता है। संयोजन अभिक्रिया के बाद में इसका एग्जांपल और देख लेते हैं। C+O2 है, CO2। इन अभिक्रियाओं के नीचे इनकी अवस्थाएं प्रदर्शित करनी है। आगे संयोजन अभिक्रिया का और एग्जांपल देखें तो 2H2 प्लस O2, 2H2। यहां पर जो तीर का निशान होगा उस पर उत्प्रेरक या अभिक्रिया की जो परिवर्तनशील अवस्थाएं होती है किसकी उपस्थिति में हो रहा है वो प्रदर्शित करते हैं। इनके नीचे यहां पर इनकी अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती है। अब आगे चलते हैं साथ ही अगली अभिक्रिया पर। तो संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। तो दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त हो जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया के प्रकार हैं 3। ताप वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन और प्रकाश वियोजन। ताप वियोजन वह रासायनिक अभिक्रिया जो ताप की उपस्थिति में छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त होते हैं। और जो प्रकाश की उपस्थिति में होते हैं उसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं ताप वियोजन अभिक्रिया। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसकी बात करें कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता कैसे है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तब क्या बनता है? CaCO3 प्लस H2O। तो यहां पर अगर हम बात करें तो एक कल अभिकारक है CaCO3 और यह ताप की उपस्थिति में CaO और CO2 में विभक्त हो जाता है। विद्युत वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक विद्युत की उपस्थिति में छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त हो जाता है। जैसे 2H2 है तो यह 2H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। किसकी उपस्थिति में? विद्युत की उपस्थिति में। तीसरी वियोजन अभिक्रिया की बात आ रही है और इसको साथ में एक चीज और ध्यान रखना, वियोजन अभिक्रिया को अपघटनीय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर ताप अपघटनीय अभिक्रिया भी हो सकती है, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया भी हो सकती है और प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया भी हो सकती है। तो प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, तो इसका एग्जाम्पल है 2AgCl। तो यह प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag प्लस Cl2 में विभक्त हो जाएंगे। अब यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सफेदी करने के लिए CaCO3 या फिर कैल्शियम ऑक्साइड किस प्रकार से क्रिया करता है, यह सफेदी रंग किस प्रकार से देता है, यह सब क्रियाएं इसी अभिक्रिया में अभी हम देखते हैं। यहां पर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ अभिक्रिया करता है और वायु के संपर्क में आता है तो एक पतली सफेद चमकदार पट्टी के रूप में होता है जिससे सफेदी चमकती है। अगली अभिक्रिया पर चलते हैं। अगली अभिक्रिया आती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का
अवशोषण हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2AgBr, यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag व Br2 में विभक्त हो जाता है। दूसरी अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा का उत्सर्जन करती हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जैसे C+O2 CO2 और साथ में क्या निकलती हो, ऊष्मा निकलती हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऊष्माक्षेपी अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा शोषी अर्थात ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट अभिक्रिया आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, वह कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। अगर हम बात करें जैसे AB+C, तो यहां पे बन गया AC+B, अर्थात यहां पर अगर हम बात करें तो C क्या था, अधिक क्रियाशील तत्व था जो किसको विस्थापित कर दिया, B को। अब विस्थापित कर रहा है, उसमें अभिक्रियाशीलता जो क्रम है वो आपके सामने है, लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, Pb, हाइड्रोजन, Cu, Hg, Ag। आगे जो मुख्य अभिक्रियाशीलता क्रम है वो मैंने प्रदर्शित किए हैं, तो इन्हीं को देखते हुए हम चलते हैं अभिक्रिया पर। तो शायद ये समझ में आ गया होगा कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व होगा वह कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, वह क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए Fe+Cu, तो यहाँ पर Fe और Cu, तो अभिक्रियाशीलता क्रम में देखिए कि Fe कहाँ पे, Fe यहाँ पर, जबकि Cu कहाँ है, यहाँ पर, अर्थात पावरफुल कौन हुआ, Fe, जो क्या कर देगा, Cu को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, FeSO4+Cu। सेम दूसरी अभिक्रिया Zn+Cu, तो Zn कहाँ पे है, यहाँ पर, तो Zn तो Fe से भी पावरफुल है, लेकिन यहाँ पे FeSO4 ना होकर क्या है, CuSO4, और CuSO4 यहाँ पे बात करें तो कॉपर, तो कॉपर की अभिक्रियाशीलता क्या है, जिंक से कम है, तो इसलिए जिंक कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो यह क्या बन जाएगा, ZnSO4+C। शायद यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया पर चलते हैं। अगली अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया सेम विस्थापन अभिक्रिया की तरह ही है, वहां पर एकल अभिकारक को विस्थापित किया जा रहा था, यहां पर दोनों विस्थापित होंगे। अगर हम बात करें जैसे AB+CD, तो क्या बन जाएगा, AC+BD। सेम वही पोजीशन है आपके सामने, Na2SO4+BaCl2, तो यहां पर क्या बन रहा है, BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस क्या बन रहा है, 2NaCl। बात करें आगे AgNO3+KCl, तो यहां पे क्या बन रहा है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस AgCl। यहां पर देखिए ये इसके साथ और ये इसके साथ, आगे रहा AgNO3+NaCl, तो यहां पे बन गया सॉरी NaNO3+AgCl। और एक बात और, इसमें जो यह है एक सफेद प्रकार का अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो शायद समझ में आ गया होगा। और इनमें वही क्रियाशीलता क्रम, अभिक्रियाशीलता क्रम आपके सामने है। तो अगली अभिक्रिया पर चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। अगली अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो अगली अभिक्रिया आ रही है ऑक्सीकरण, जिसको दूसरा नाम दिया जाता है अपचयन अभिक्रिया।
ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो ऑक्सीकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो? योग हो। अगर ऑक्सीजन का साथ में योग हो रहा है और उसके बाद तथा हाइड्रोजन की कमी हो, तो यहाँ पर अगर नॉर्मली हम रखें तो ऑक्सीजन का योग हो, वह क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण या फिर अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। और आगे हम पढ़ेंगे भी रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, वह क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अभी हम आते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया पे। तो यहाँ पर देखिए 2Cu + O2 तो क्या बन जाएगा? 2CuO। यहाँ पे भी ऑक्सीजन का योग हो रहा है। 2Mg + O2 2MgO, S + O2 SO। इसके विपरीत, ऑक्सीजन के विपरीत आती है अपचयन अभिक्रिया। यहां पे ऑक्सीजन का योग हो रहा था, ऑक्सीजन का योग था ऑक्सीकरण में, जबकि अपचयन में क्या होगा? योग ना होकर क्या होगा? ऑक्सीकरण वियोजन होगा। और वृद्धि किसकी होगी या बात करें इसमें क्या जुड़ेगा? तो H या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया। अगर बात करें 2Cl2 + H2 तो क्या बन जाएगा? 2HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, 2HI। आगे बात करें यहां पर 2CO + H2O तो यहां पर बन जाएगा 2Cu + 2H2। इसके साथ ही ये दोनों अभिक्रिया जिसमें साथ साथ होती हो वह कहलाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन अगर जुड़ रही है तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, और अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी, और दोनों एक ही अभिक्रिया में हो रही हो तो वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। उसके पश्चात आगे की अगर हम बात करें, आगे की बात करें तो इसमें अगला जो टॉपिक आ रहा है वह आ रहा है संक्षारण। अर्थात वायु व जलवाष्प की उपस्थिति में किसी भी धातु का नष्ट होना, वह क्या कहलाएगा? संक्षारण कहलाएगा। और एक इससे अगला जो टॉपिक आ रहा है वह टॉपिक इसमें आएगा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता जो पैकिंग सामान होते हैं, जिस प्रकार से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है जो खराब नहीं हो चिप्स, तो नाइट्रोजन गैस होती है। अर्थात कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो बंद डिब्बों में होते हैं और वह खराब हो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है विकृत गंधिका। लेकिन उसको खराब होने से बचाने के लिए उसमें कुछ पदार्थ या मटेरियल मिलाए जाते हैं। संक्षारण को रोकने के उपाय है गैल्वेनीकरण है, उसके साथ साथ पेंट करना है, ग्रीस करना है आदि इसके हैं। ये आपके कक्षा 10 का फर्स्ट चैप्टर था। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।